नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और एस्फहान पर किया हमला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दी जानकारी। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों की वापसी का सिलसिला जारी। कल रात ईरान के मशहद से 290 भारतीय नागरिकों को लाया गया स्वदेश। अब तक 1117 भारतीय सुरक्षित लौटे। गृहमंत्री अमित शाह आज रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर करेंगे समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के डीजीपी, एडीजीपी के साथ करेंगे सुरक्षा पर चर्चा। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के रायपुर परिसर की रखेंगे आधारशिला। उत्तर भारत में मानसून की आहट के साथ गर्मी से राहत। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में दिल्ली और एनसीआर पहुंचेगा मानसून। वहीं पूर्वोत्तर में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन मेजबान इंग्लैंड की वापसी। इंग्लिश टीम ने पहली पारी में भारत के 471 रन के जवाब में 3 विकेट पर बनाए 209 रन। ओली पोप 100 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। और आइए सभी समाचार को जान लेते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, ईरान और इजराइल संघर्ष अब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के परमाणु स्थलों पर बमबारी की है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत, जहां फोर्डो, नतांज और एस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया है। और अब से थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति ट्रंप का संबोधन भी होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमले की जानकारी दी है। अमेरिका ने इस हमले को बेहद सफल बताया है और साथ ही साथ कहा है कि अब शांति की उम्मीद है, शांति का समय। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि अब शांति का समय है। तो ईरान और इजराइल संघर्ष में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है और इजराइल ईरान संघर्ष में एंट्री करते हुए ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है। फोर्डो, नतांज और एस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया है। ये तीनों साइट्स ईरान की है, जहां पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है। तो अमेरिकी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर भी हो चुके हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले को बेहद सफल बताया है और कहा है कि अब शांति का समय है। तो ईरान और इजराइल के संघर्ष में अब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम स्पष्ट करेंगे कुछ ही दिनों में कि हम इस हमले में, इस संघर्ष में शामिल हैं या नहीं। और आपको बताएं कि फोर्डो, नतांज और एस्फहान परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है, यानी कि ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिका की भी अब एंट्री हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ये बात कही है कि अमेरिकी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं, यानी 3 ठिकानों पर, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए हैं अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले को बेहद सफल बताया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब शांति का समय है। तो इजराइल और ईरान संघर्ष में अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया है। फोर्डो, नतांज और एस्फहान परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है।
और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अमेरिका की भी अब ईरान इजराइल संघर्ष में एंट्री हो चुकी है और जिस तरह से अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अब शांति का समय, इसको किस तरह से देखा जाए? हाँ, देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि 2 सप्ताह का समय है, 2 सप्ताह में हम तय करेंगे, उस समय भी लोगों को लग रहा था कि 2 सप्ताह का समय का मतलब तो बहुत देर होती है और निश्चित तौर पे अमेरिका इस बीच में कुछ तैयारी कर रहा होगा। लेकिन इतनी जल्दी तैयारी करके उन्होंने ये हमले कर दिए 3 जगह पे, तो कह सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान को ऐसे समय में हमला करने की कोशिश की है जबकि ईरान पूरी तरह तैयार नहीं था। हालांकि ईरान की तरफ से कहना यह है कि उन्होंने उन इलाकों को पहले ही खाली कर लिया था, तो नागरिक क्षति की संभावना से वो इनकार कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में, मतलब 7:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का एक संबोधन होगा और डोनाल्ड ट्रंप के उस संबोधन में शायद ये बात स्पष्ट होगी कि क्यों उन्होंने जल्दबाजी की जबकि उन्होंने 2 सप्ताह का समय दिया था। तो निश्चित तौर पे वो जो 2 सप्ताह का जो समय था वो ईरान को अंधेरे में रखने की रणनीति थी कि ईरान 2 सप्ताह तक सोच के उसके हिसाब से अपनी तैयारी करे, लेकिन इसके पहले ही उन 3 परमाणु जगहों को हमले करके उसे नष्ट करने की जो कोशिश की है अमेरिका ने, तो यह एक कह सकते हैं कि एक टैक्टिकल मूव है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका में भी कई तरह के बयान आ रहे थे। अमेरिका में डेमोक्रेट या इवन जो मागा के लोग हैं वो लोग भी बोल रहे थे कि अमेरिका को इस लड़ाई में सीधे तौर पे शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये विवाद और ज्यादा न बढ़े, इस विवाद को और ज्यादा न तूल दिया जाए अमेरिका के अंदर, इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी तरह जल्दबाजी करके और सबको अंधेरे में रख के डोनाल्ड ट्रंप ने हमला अमेरिका की तरफ से करने का आदेश दिया और हमला हुआ। तो यह कह सकते हैं कि अभी तक जो भी स्थितियां थी कि अभी तक ये लड़ाई पूरी तरह इजराइल और ईरान के बीच में थी, अब अमेरिका उसमें प्रत्यक्ष तौर पे कूद गया है और जब अमेरिका कूद गया है तो इस बात की भी संभावना है कि उसमें नेटो के देश भी उसमें शामिल हो जाएंगे अगर कोई ईरान की तरफ से बड़ा हमला हुआ। क्योंकि देखिए, जो पूरे पश्चिमी जो देश है, सारे के सारे देश इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त थे कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने का अधिकार नहीं है और ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं बनाने देना है। अभी G7 की भी बैठक हुई, G7 की बैठक में भी सर्वसम्मति से उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि ईरान के हाथ में परमाणु हथियार नहीं पड़ने देना है और उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि इजराइल को क्लीन चिट भी दी कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। तो निश्चित तौर पे ये पूरा जो मामला था वो मामला इसी ओर जा रहा था कि किसी न किसी दिन अमेरिका सीधे तौर पे इस लड़ाई में कूदेगा और अमेरिका ने अभी पूरी तरह दुनिया को बता दिया कि इस लड़ाई में वो कूद गया है। अब आगे आने वाला समय बताएगा कि जिन परमाणु साइट्स पे अमेरिकी विमानों ने, अमेरिकी बम ने हमले किए हैं, उन परमाणु साइट्स की क्या स्थिति रहेगी। वहां IAEA की तरफ से भी मुझे लगता है कि बयान कोई आना चाहिए कि वहां अगर रेडिएशन की स्थिति है या नहीं है, क्योंकि जब आप परमाणु साइट्स पे हमला करते हैं तो वहां अगर परमाणु ईंधन है, वहां के अगर फिसाइल मटेरियल है, अगर वहां एनरिच्ड यूरेनियम है तो उसका रेडिएशन भी हो सकता है। रेडिएशन होगा नहीं होगा इस बात की पुष्टि IAEA करेगा, लेकिन निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी घटना है कि ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पे अमेरिका ने हमला किया है। पूरी दुनिया में यह पहली ऐसी स्थिति है कि किसी न्यूक्लियर साइट्स पे एक साथ हमले किए गए हों और उन्हें नष्ट किया गया हो। तो ये जो चल रहा था टकराव पश्चिमी दुनिया और ईरान के बीच में, इस टकराव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव आज आ गया है और अब आगे ये देखना है कि ईरान किस तरीके से इसका जवाब देता है। ईरान या तो समझौते में सीधे आगे बढ़ता है, इसको स्वीकार करके कि ये स्थिति है, भविष्य है, और या ईरान हमले करता है, क्योंकि ईरान ने पहले इस बात के लिए अमेरिका को चेताया था कि अगर अमेरिका इस लड़ाई में कूदेगा तो अमेरिका पर भी किसी न किसी तरीके से ईरान उसका रिटेलिएट करेगा। तो अब देखना है कि मध्य पूर्व में अमेरिका के कई सैनिक अड्डे हैं, दूतावास हैं, हालांकि कई जगहों पर राजनयिकों को खाली भी कराया गया है। तो अब देखना है कि ईरान की तरफ से क्या इस पे जवाब आता है, किस तरीके का इनिशिएटिव ईरान लेता है। जी अखिलेश, यहाँ पर सोशल मीडिया पर जब ट्रंप ने जानकारी दी तो एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब शांति का समय है। इसको किस तरह से समझा जाए? क्या अमेरिका ये मान रहा है कि ईरान पर दबाव बनाने में वो कामयाब रहा? जिस तरह से परमाणु के 3 ठिकानों पर हमला किया गया, तो अब अमेरिका उम्मीद जता रहा है कि अब शांति का समय, यानी कि ईरान घुटनों पर होगा।
देखिए, शांति का समय डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कर रहे हैं कि ये टारगेटेड स्ट्राइक वो बता रहे हैं कि परमाणु जो साइट्स है, परमाणु हथियार बनाने की जहां जहां आशंका है, उन जगहों पे हमले करके उन्हें नष्ट किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के पूरे बयान का अंतर्निहित यह है कि नागरिक ठिकानों पे हमला नहीं किया गया है, और ऐसे समय में ईरान को चाहिए कि ईरान जब खुद ही बोल रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, तो उन्हें आकर वार्ता के टेबल पे आकर बातचीत को करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, और आगे आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति ना आए जिससे कि टकराव की स्थिति हो अमेरिका, इजराइल या ईरान या फिर पश्चिमी दुनिया के बीच में। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अमेरिका की यह चेतावनी है, डोनाल्ड ट्रंप की यह चेतावनी है कि आगे ईरान कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे कि और ज्यादा इनिशिएटिव लेना पड़े अमेरिका को या पश्चिमी देशों को। क्योंकि देखिए, ये पूरी तैयारी के साथ ही अमेरिका ने किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तैयारी के साथ किया है, और निश्चित तौर पे उनकी जो सेना है, उनके जो सारे एसेट्स हैं पूरे आर्मी के या एयरफोर्स के, वो सारे एसेट्स ऐसे इस जगहों पे फैले हुए हैं जहां की अगर ईरान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो उसका जवाब अमेरिका देगा, और उनके अन्य जो सहयोगी सदस्य हैं नेटो के, वो आ सकते हैं सामने। इसीलिए एक तरीके से वो सटल एक मैसेज है, बहुत ही मैसेज है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को, कि आगे कोई कार्रवाई न करे और इस बात को खत्म करे, बातचीत करें और उसके बाद शांति स्थापित करें। जी जी बिल्कुल अखिलेश, इस खबर पर आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर इसी पर चर्चा करेंगे। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, नई टेस्ट का असली टेस्ट MDA जिंजर गार्लिक पेस्ट। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है, और आपको हम बता रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, और इस संघर्ष में अमेरिका की भी अब एंट्री हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जिस तरह से अमेरिका ने अपनी एंट्री की है इस संघर्ष के बीच में, इसको किस तरह से अब आगे की कार्रवाई, आगे के कदम को समझा जाए कि ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष लगातार 10 दिनों से जारी था, ऐसे में अमेरिका की एंट्री हो जाना किस तरफ अब इस क्या युद्ध के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरफ ये टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है संघर्ष? देखिए, निश्चित तौर पे अमेरिका की एंट्री जो थी वो पहले से ही संभावित थी कि अमेरिका किसी न किसी समय इस पूरे मामले में दखल देगा। और जिस तरीके से पिछले रविवार को अमेरिका और मतलब इस युद्ध के शुरू होने के ठीक उसी समय जिस इजराइल के हमले करने के 2 दिन बाद ही अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत होनी थी, लेकिन इस बातचीत को कह सकते हैं कि पूरी तरह कोई महत्व न देते हुए इजराइल ने जो हमला किया, और उसके बाद ईरान इस हमले से, इस पूरी बातचीत से वापस आ गया संडे को। उसी समय से इस बात की आशंका हो गई थी कि अब अमेरिका किसी न किसी तरीके से इस पूरी स्थिति में दखल देगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे कि तुरंत वो हमला करे। वो लगातार ये संदेश दे रहे थे कि ईरान को इस मामले को खत्म करना चाहिए, ईरान को वार्ता मानकर पूरी तरह सरेंडर करना चाहिए। तो लेकिन ईरान इस बात के लिए तैयार नहीं था। खामनेई का भी बयान आया कि सरेंडर करने का कोई सवाल नहीं है। तो जब अमेरिका को यह लगा कि ईरान की तरफ से कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया जा रहा है कि वो अमेरिका के साथ आए, बातचीत करे और कह सकते हैं कि वार्ता के टेबल पे आए, शांति स्थापित करे, तो उसके बाद लग रहा था कि लगातार कि अमेरिका अब इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। हालांकि 2 सप्ताह का समय डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे, लेकिन वो 2 सप्ताह का समय बिल्कुल उनकी रणनीतिक कैलकुलेशन थी कि 2 सप्ताह के बीच में वो तैयारी करके किसी भी समय इस बात को ईरान के जो न्यूक्लियर साइट है उस पर हमले करेंगे। किस पैमाने पर हमला होगा इस बात की पूरी जानकारी नहीं थी किसी को, लेकिन
निश्चित तौर पे जब 3 अहम जो परमाणु ठिकाने हैं उनके, जहां पे हथियार बनाने की और एनरिच यूरेनियम तैयार करने की जहां जहां आशंका थी, उन जगहों पे डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया कि उन जगहों पे टारगेटेड स्ट्राइक किया जाए, ताकि किसी को यह ना हो कि उन्होंने नागरिक ठिकानों पे हमला किया है, और बिल्कुल टारगेटेड स्ट्राइक किया। और टारगेटेड स्ट्राइक करके उन्होंने ईरान को एक संदेश दिया है कि अब आगे समय है कि आप आकर बात करिए और बात करके इस पूरे मामले को खत्म करिए। आपको परमाणु हथियार बनाने का अधिकार नहीं है, और परमाणु जो ठिकाने हैं हमने नष्ट किए हैं, और भी अगर कुछ होगा तो उसे भी नष्ट किया जाएगा। यह एक पूरी तरह संदेश है। अब निश्चित तौर पे अब इस पर सबकी निगाहें ईरान पर लगी है। अब 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप भी एक बयान देने वाले हैं। वो राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, पूरी दुनिया उसे सुनेगी, क्योंकि उनके देश के अंदर भी इस बात को लेकर विवाद था, अमेरिका के अंदर भी इस बात को लेकर विवाद था कि अमेरिका प्रत्यक्ष तौर पे इस इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई है उसमें कूदे या नहीं कूदे। इवन डोनाल्ड ट्रंप के जो अनुयायी जो लोग हैं, जो मागा जिसे बोलते हैं, उसके फॉलोअर्स भी इस बात का विरोध कर रहे थे कि अमेरिका को सीधे तौर पे इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह सकते हैं कि पूरी तरह सबकी बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने ईरान पे 3 हमले किए हैं, 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। अब आगे आने वाले समय में अभी देखना होगा थोड़ी देर के बाद कि किस तरीके से ईरान का रिटेलिएशन आता है, ईरान का क्या बयान आता है। जी अखिलेश, परमाणु ठिकानों पर हमला है, हमला छोटा नहीं है। ऐसे में ईरान की कार्रवाई को अगर हम देखें तो किस तरह से अब देखी जा सकती है, क्योंकि ईरान बार बार साफ तौर पर कह रहा है कि वो बदला ज़रूर लेगा, और यदि शांति के साथ वार्ता करना है तो इस संघर्ष को रोकना होगा, तभी वो बात करने के लिए राजी होगा। ऐसे में 3 ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से हमला किया जाना, परमाणु ठिकानों पर ईरान की अब भूमिका किस तरह से देखी जा रही है? वही बात सबसे महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि देखिए इजराइल जो है, इजराइल हमेशा कह सकते हैं कि एक कदम आगे बढ़ के कार्रवाई करता है। जिस समय दुनिया को ये लग रहा था कि अब संडे को बातचीत होगी अमेरिका और ईरान के बीच में, उसके एक दिन पहले ही इजराइल ने हमला कर दिया, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया। तो अब देखना यह है कि अब जब इजराइल और अमेरिका सीधे तौर पे इस लड़ाई में कूद गए हैं, उस समय अब ईरान की क्या स्थिति होती है। ईरान में निश्चित तौर पे इस बात को लेकर काफी उहापोह है, और कई बार ये भी लगता है कि ईरान की जो सैनिक सत्ता है, जो वहाँ के राष्ट्रपति है या वहाँ के विदेश मंत्री है, और वहाँ का जो थियोक्रेटिक जो लीडरशिप है, जो कि धार्मिक लीडरशिप है, जो खामनेई के नेतृत्व में, उनके बीच में भी थोड़ा सा लगता है कि तफरका है कि किस तरीके से इस मसले को हैंडल किया जाए। लेकिन अब जब अमेरिका ने हमले कर दिए हैं तो अब ये तफरका कितना रहेगा, क्योंकि एक कह सकते हैं कि अमेरिका का पूरी इस लड़ाई में कूदना मतलब ईरानियन जो राष्ट्रवाद है उस पर पूरी तरह हमला है। और ऐसे में खामनेई या जो पेजेस्कियन है, जो राष्ट्रपति है वहाँ के, अब उनके बीच में किस तरीके की बातचीत होती है, क्या निर्णय वो लेते हैं, क्योंकि माना जाता है कि खामनेई जो है वो ज्यादा हार्डलाइनर है, और खामनेई किस तरह का आदेश देते हैं, क्योंकि ईरान भी काफी पुरानी सभ्यता है और ईरान के अंदर भी गर्व करने वाला देश है ईरान अपने आप पर। तो देखना यह होगा कि ईरान इस पर किस तरीके से कदम उठाता है। ईरान या तो वस्तु स्थिति को समझकर एक सांकेतिक कार्रवाई करके उसके बाद आगे का रास्ता देखता है, शांति का रास्ता देखता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा संदेश है अमेरिका का सीधे कूदना। बम के हिसाब से सेना तो नहीं आ रही है अमेरिका की, लेकिन इस तरह की बमबारी अगर होती रहेगी तो आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो रही है रसिया यूक्रेन लड़ाई की। यूक्रेन तकरीबन 2/3 एरिया उसका पूरी तरह से बमबारी से ग्रस्त हो गया है। ईरान भी क्या इसी तरह की स्थिति चाहेगा? ईरान क्या इसी तरीके से दुनिया को और आगे बताएगा कि हाँ जी हम अब शांति नहीं, अब फिर से हम लंबे टकराव में जाना चाहते हैं? अपने देश के लोगों को जो परेशानियां झेलनी पड़ रही है ईरान को, क्या उस परेशानियों को और बढ़ाएगा? ये सारी बातें हैं जिन पर कि ईरान को एक निर्णय लेना है, और निश्चित तौर पे ईरान का नेतृत्व इस बात पर विचार कर रहा होगा कि किस तरीके से इस बात का जवाब दिया जाए। निश्चित तौर पे वो सांकेतिक जवाब कोई ना कोई देंगे, लेकिन इसके साथ उनका प्लान बी भी होगा कि किस तरीके से अब इस मसले को हल किया जाए ताकि बड़े टकराव में यह न बदले और नेटो पूरी तरह से इसमें शामिल न हो जाए। अखिलेश, यहाँ पर अगर हम ईरान की सैन्य क्षमताओं की बात करें तो अगर भौगोलिक परिस्थिति देखें तो ईरान की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वो अपने आप को सुरक्षित पाता है, लेकिन ये समय अब
ज़मीन से हमला करने का नहीं है, ये समय अब जो है वो हवाई हमलों का है। ऐसे में ईरान की स्थिति किस तरह से आप भांप पा रहे हैं कि अगर ये संघर्ष ये युद्ध में तब्दील हो जाता है, अगर लंबे समय तक चलता है, जैसा कि रूस यूक्रेन का आपने जिक्र किया, तो ऐसे में ईरान की स्थिति किस तरह की होगी? देखिए, निश्चित तौर पे युद्ध में जब कोई देश जाता है तो उसके लिए परेशानियां होती हैं, और अगर आप इस तरह के देश के खिलाफ युद्ध में जाते हैं, अमेरिका जैसे देश के खिलाफ में, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति आज भी है, और अमेरिका के पास दुनिया की सबसे जो खतरनाक हथियार है वो है, तो अमेरिका के खिलाफ सीधे युद्ध में जाना ईरान के लिए निश्चित तौर पे बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी, क्योंकि ईरान को ये बात का पता है और पूरी दुनिया को इस बात का पता है कि अगर अमेरिका ने पूरी तरह से इसमें शामिल होने का निर्णय ले लिया है तो कोई भी रिटेलिएशन ईरान की तरफ से अब होता है तो निश्चित तौर पे अमेरिका की तरफ से और भी ज्यादा कार्रवाई होगी, और भी ज्यादा कार्रवाई होगी तो और भी कुछ न्यूक्लियर साइट्स अगर बचे हुए हैं, थोड़े छोटे बहुत माना जाता है कि कुछ और भी न्यूक्लियर साइट्स हैं, तो उन पर भी अमेरिका हमले कर सकता है, क्योंकि अभी जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने जो मेजर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ईरान के, उनको नष्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी वो इस बात की गारंटी पूरी तरह करना चाहेंगे कि और भी कुछ न मिल जाए, और भी कुछ न बचा रह जाए। तो इसीलिए बात पिछले दिनों ये चल रही थी कि ईरान को अगर पीसफुल न्यूक्लियर डेवलपमेंट करना है तो किसी और जगह पे करे, किसी अन्य देश में भी करे, तो ऐसी भी स्थितियां हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पे ईरान इस पे नहीं मानेगा, और अगर ईरान नहीं मानेगा और अगर अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करता है तो ईरान की अब सैनिक स्थिति उस तरह की नहीं है जो अमेरिका के सीधे प्रत्यक्ष युद्ध में कूदने के बाद वो इसे सस्टेन कर पाए। अब जहां तक बाहरी सहायता की बात है तो बाहरी सहायता रूस से मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रूस खुद ही यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंसा हुआ है। तो रूस की तरफ से बयानबाजी जरूर आएगी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से, लेकिन निश्चित तौर पर राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं चाहेंगे कि जहां अमेरिका पूरी तरह शामिल हो चुका है प्रत्यक्ष तौर पे, वहां वो सीधे प्रत्यक्ष तौर पे वो भी शामिल हो जाए। तो उधर से भी इनको सहयोग मिलने की कोई स्थिति नहीं बनती है। चीन की जहां तक बात है तो अमेरिका जब सीधे उसमें आ गया है तो चीन भी अपने आप को बचाएगा कि वह प्रत्यक्ष तौर पे ईरान को कोई सहायता, कोई इस तरह के की सैन्य सहायता न करे। तो ईरान इस मामले में कह सकते हैं कि अलग थलग पड़ गया है, पड़ जाएगा आगे आने वाले दिनों में भी। और जो जहां तक इधर की बात है, जो जल सेना है, जो जिसे कहते हैं अरब सागर की तरफ से ईरान को घेरने की बात है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने इस बात की पूरी तैयारी की है कि अगर स्थिति हुई तो अरब सागर की तरफ से भी ईरान पे हमले किए जा सकते हैं, ईरान को कंटेन किया जा सकता है। तो ईरान के पास विकल्प बहुत कम है, और ईरान के पास जो विकल्प यही है कि वो सांकेतिक कार्रवाई करेगा निश्चित तौर पे, और उस सांकेतिक कार्रवाई के बाद जब दुनिया पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी, निश्चित तौर पे जो पूरी राजनयिक कम्युनिटी है वो सक्रिय हो जाएगी, अभी तुरंत यूएन भी सक्रिय हो जाएगा, और मुझे लगता है कि कई महत्वपूर्ण देश भी इसमें सक्रिय होंगे और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन होगा अगर ईरान पे फुल फ्लेजेड वार अमेरिका भी उसमें शामिल हो जाए और ईरान लगातार उसका जवाब देने लगे, कहीं अमेरिकी ठिकानों पे हमला करने की सोचने लगे, तो बहुत ही कैटास्ट्रोफिक ये स्थिति होगी और वो बहुत फुल फ्लेजेड और बहुत ही गंभीर लड़ाई में तब्दील हो सकता है, जिसका की असर पूरी ईरान की अर्थव्यवस्था, पूरे ईरान के जो नागरिक समाज है, पूरा ईरान का जो टेरिटरी है, उन सारे पर पड़ेगा। तो ये समय जो है वो काफी सोच समझकर काम करने वाला है, और सबको इस बात की आशा है कि ईरान भी का नेतृत्व भी इस मुकाम पे आने के बाद सोच समझ के कोई निर्णय लेगा। जी बिल्कुल अखिलेश, इसी खबर पर आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक बार फिर से इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है, और इस संघर्ष में अब अमेरिका ने भी सीधे तौर पर एंट्री ले ली है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH टाइम पे खा लेना, और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ।
और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और लगातार हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि किस तरह से ईरान और इजराइल के बीच इस लगातार संघर्ष जारी, और इस संघर्ष में अमेरिका ने अब सीधे तौर पर एंट्री ले ली है, क्योंकि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है। और इसी खबर पर लगातार हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पल पल के अपडेट हमसे साझा कर रहे हैं। अखिलेश, आप बता रहे थे कि किस तरह से अब ईरान की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका निश्चित तौर पर एक शक्तिशाली देश है, और ऐसे में अमेरिका की एंट्री हो जाना, 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर देना, ऐसे में ईरान की स्थिति अब कहीं ना कहीं क्या ये माना जाए कि कुछ समय के बाद कमजोर होती हुई नजर आने वाली है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे ईरान की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ईरान ये लंबी लड़ाई पिछले कह सकते हैं कि 2 दशकों से लड़ रहा था, और एक तरीके से एक समझौता हुआ भी था उनका अमेरिका के साथ और पश्चिमी देशों के साथ, जिसे E3 कहते हैं। तो उसमें जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जब राष्ट्रपति बने, उसके बाद उन्होंने उस JCPOA से बाहर आने का निर्णय ले लिया। उनका ये कहना था, डोनाल्ड ट्रंप का, कि ये जो समझौता है JCPOA का, उसमें ईरान को पूरी तरह से न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाजत दे देगा, और उसमें ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेगा। तो उस जब बाहर आ गए, उसके बाद भी लगातार टकराव चलता रहा, लेकिन जब दोबारा वो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आए हैं, तो उनका जो वो एजेंडा था, वो एजेंडा उनका अधूरा था, और उसे उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश की है। और निश्चित तौर पे जब इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया, हालांकि इसके पहले IAEA की रिपोर्ट आई थी, IAEA की रिपोर्ट ने इस बात को इंगित किया था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है। तो इस खबर को आने के बाद जो IAEA की बोर्ड में एक पूरी तरह से प्रस्ताव आया था, और IAEA की बोर्ड ने मेजॉरिटी से इस प्रस्ताव को, ये जो रिजोल्यूशन है और ये जो रिपोर्ट है IAEA की, उसे स्वीकार किया। और उसके बाद इजराइल ने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया, और इजराइल ने जब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया, तो अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ जो बात होनी थी ईरान की, वो वार्ता खत्म हो गई, रुक गई। और उसके बाद लगातार दोनों के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात से अपने आप को लग रहा था कि वो किनारे किए हुए हैं, वो नहीं चाहते कि सीधे तौर पे उड़े। लेकिन अब जब सीधे तौर पे वो उतर गए हैं, तो एक चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती ईरान के सामने आई है कि अब इस चुनौती का सामना कैसे करें, क्योंकि ईरान के साथ आने वाले देशों की संख्या शायद ही कोई है। नॉर्थ कोरिया भी एक परमाणु संपन्न, हथियार संपन्न देश है, उसने भी बयान दिए हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी कोई सहयोग मिल पाएगा ईरान को, इस बात की संभावना बहुत कम है। नॉर्थ कोरिया काफी दूर है ईरान से, और उसे आने के लिए पूरी तरह से एक इंडो पैसिफिक इलाके से गुजरना पड़ेगा, और उस इलाके से गुजरना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिकी जो सैनिक है, जल सेना है, वो उस इलाके में पूरी तरह मौजूद है। तो अब ईरान के समय बिल्कुल इस बात की चुनौती है कि वो किस तरीके से इस नई स्थिति का मुकाबला करे, क्योंकि अभी तक इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही थी। ईरान भी अपनी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल फेंक रहा था, इजराइल की तरफ से भी आ रहे थे, दोनों तरफ से कोलेटरल डैमेज हो रहा था, नागरिक ठिकाने भी प्रभावित हो रहे थे, नागरिक मारे जा रहे थे। 300 से ज्यादा ईरानियन लोग मारे जा चुके हैं, और हजारों में घायलों की संख्या है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, उनकी सारी संचार प्रणाली खराब हो रही है। अब निश्चित तौर पर ईरान की पूरी जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था कोलैप्स करने की स्थिति आ जाएगी अगर वो फिर अमेरिका को भी जवाब देने लगे। और अमेरिका को जवाब देने का मतलब है कि अमेरिका पूरी ताकत से ईरान पर चारों तरफ से कूदेगा, और इस स्थिति को संभालना ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है, और देखना यह है कि ईरान और उनके जो मित्र देश हैं, जो उनको क्या सलाह देते हैं, किस तरह की स्थितियां बनती हैं। लेकिन निश्चित तौर पे पूरी दुनिया को इस बात के लिए सक्रिय होने का समय है कि वो ईरान को समझाएं कि अब आगे आने वाली कोई भी कार्रवाई जो है, वो न सिर्फ ईरान को बल्कि उस पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित करेगी, और पूरा जो अरब सागर है, इंडो पैसिफिक का इलाका है, जो उस इलाके में, उन सारे जगहों को प्रभावित होने की आशंका है। तो निश्चित तौर पे अब देखना यह है कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। और अभी थोड़ी देर में जब डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आना है, वो स्टेटमेंट जो संदेश है, वो संदेश में डोनाल्ड ट्रंप किस बात की, कौन सी रणनीति बताते हैं, क्या ईरान से वो अपील करते हैं, क्या दुनिया से अपील करते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा। बिल्कुल अखिलेश, रणनीति की आपने बात कही, रणनीति का जिक्र किया, तो इस क्रोनोलॉजी को अगर हम समझें तो G7 की बैठक से जल्दी निकल जाना, मध्यस्थता की बात करना, उसके बाद 1 सप्ताह का समय लेना, और उसके बाद ट्रंप की तरफ से यानी कि
कि अमेरिका की तरफ से 3 परमाणु ठिकानों पर ईरान के हमला कर देना। क्या ये किसी एक सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा हम मान रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप अमेरिका ने किस तरह से इस संघर्ष में सीधे तौर पर एंट्री ली है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब G7 की बैठक में गए तो G7 की बैठक में एक प्रस्ताव आना था जिसमें कि इजराइल पर भी कुछ सवाल उठाए गए थे, तो उस प्रस्ताव को मानने से उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद G7 की बैठक में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव आया जिस पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी साइन किया, और पूरी तरह वो एक तरफा प्रस्ताव था जिसमें कि ईरान को दोषी ठहराया गया था। तो उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप रुके नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक संदेश वो G7 को भी देना चाह रहे थे कि अमेरिका जो है वो अपने जो रणनीति है उस पर पूरी तरह तैयार है, काबिज है। तो उस संयुक्त बयान के रूप में आया, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सीधे पहुंच गए, वो बीच में ही निकल गए। जो आउटरीच सम्मेलन होना था G7 का, उस आउटरीच सम्मेलन में नहीं गए और अमेरिका चले गए। उन्होंने कहा कि हमको बहुत जरूरी काम से जाना है। तो निश्चित तौर पे पेंटागन में जो तैयारियां चल रही थी इसको लेके, ईरान को लेके, और अमेरिका जब तैयारी करता है तो लंबी तैयारी करता है, और सारे जो उसके फॉल आउट्स हो सकते हैं, जो भी परिणाम उसके हो सकते हैं, उन सारे परिणामों पे वो लोग तरह तरह से विचार करते हैं, उसके बाद ही कोई हमले जैसी कार्रवाई करते हैं। आपने देखा जब इराक के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, या फिर अफगानिस्तान में जो तालिबान के खिलाफ उनको जो कार्रवाई करनी थी, उन्होंने लंबा समय लिया, लेकिन लंबे समय के बाद पूरी तैयारी से वो लड़ाई में उतरे। अब आगे जो खामियाजा होना है वो तो देख ही चुके हैं कि आप इराक की क्या स्थिति हुई, उसके बाद अफगानिस्तान किस तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बर्बाद हुआ। हालांकि उसके बाद फिर तालिबान आ गया सत्ता में, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों की स्थिति काफी खराब हुई। तो ये जो लड़ाई है ईरान और इजराइल के बीच में, अब अमेरिका जब सीधे तौर पे बिल्कुल अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, और इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight
Not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन अभी आप सुन रहे थे वॉशिंगटन डीसी से, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि अमेरिका ने 3 ठिकानों पर हमला किया है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका के जो विमान है वो सुरक्षित वापस भी लौट आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पूरे हमले को सफल बताया है, और भी जो बातें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कही थी उसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए उन्होंने साफ तौर पर संबोधन में भी ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया कि इसका उद्देश्य, इस हमले का उद्देश्य था कि ईरान किसी भी तरह से परमाणु तैयार नहीं कर सकता। और इसी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ पूर्व सीनियर डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। इस वक्त अभी हम सुन रहे थे कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि ये जो हमला था उसका उद्देश्य क्या था, और किस तरह से सुरक्षित वापस लौटे हैं अमेरिका के विमान। इसको किस तरह से आप देखते हैं? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और ये बहुत ही, मैं कहूँगा, गेम चेंजिंग मोमेंट है जो राष्ट्रपति ट्रंप ने ये फैसला किया। ये काफ़ी समय से सभी के बीच में, चाहे वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी हो या और एनालिस्ट हों, कमेंटेटर्स हों, सभी ये सोच रहे थे क्या अमेरिका इसमें डायरेक्टली एंट्री करेगा या नहीं। और उसके बारे में बहुत बात हो रही थी, जो अगर अमेरिका डायरेक्ट एंट्री करता है तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। और जिस प्रकार से हमला किया है, मेरे ख्याल से बहुत ही, जिसे कहा जाए, हम कहेंगे सर्जिकल स्ट्राइक, वैसा ही बिल्कुल किया गया है। जो उनके हवाई जहाज आए, उन्होंने बम गिराए 3 जगह पर, और वहां से उनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया जा पाया ईरान के द्वारा, और ये वहां से निकल गए। तो मतलब अब उन्होंने कहा है जो हमने जो काम करना था वो कर दिया है। और उनका काम बेसिकली था फोर्दो में, जो ईरान तेहरान से करीब 200 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है जी। वहां पर जो उनकी सेंट्रीफ्यूजेस है और जो एनरिचमेंट प्लांट है वो करीब जमीन से 90 मीटर नीचे है। उसको कैसे नष्ट किया जाए, क्योंकि उसके लिए इजराइल के पास बम नहीं है। ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो केवल अमेरिका के पास ही हैं, और ये उनके अपने B-2 बॉम्बर से ही उनके ऊपर हमला किया जा सकता है। तो ये उन्होंने कर दिया है। यही एक काम था, क्योंकि मेरे विचार से और डायरेक्टली अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता अगर उसको जरूरत नहीं पड़े। और मेरे ख्याल से यही धमकी और चेतावनी अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, सभी ने सुना, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा अगर ईरान इसके बारे में रिटेलिएट नहीं करता, देखिए ईरान ने धमकी दी थी जो वो करेगा, क्योंकि अमेरिका के 40-50 हजार ट्रूप्स जो हैं वो पश्चिम एशिया में हैं, हर देशों में, चाहे वो कतार में हो, उधर इराक में हो, सब जगह हो, UAE में है, बहरीन में है। तो अगर वो उनके ऊपर हमला करता है तो राष्ट्रपति ट्रंप ने भी बोला है, और इजराइल के भी शक्ति बहुत है जो वो उसके विपरीत, उसके विरुद्ध बहुत ही ज्यादा जोर से उसके ऊपर हमला करेंगे। तो मैं समझता हूं अब आगे देखना होगा जो ईरान का इसमें रुख क्या होता है, क्या वो उसका जवाबी उत्तर देता है या नहीं देता। और ये भी देखना होगा जो रूस और चीन इसके बारे में वो जरूर खेद तो प्रकट करेंगे और ये ऐसा कहेंगे जो ये उसकी संप्रभुता पर हमला किया गया है वगैरह वगैरह, परंतु क्या वो कोई एक्शन लेते हैं? मेरे विचार से एक्शन लेने की उनमें गुंजाइश बहुत कम है, परंतु फिर भी आगे चलते हुए देखना होगा जो उनका कैसा रवैया होता है।
अशोक जी देखिए, बदला लेने की जो संभावना है वो तो लगातार बनती हुई हमें भी नजर आ ही रही है, लग रहा है। लेकिन जिस तरह से एक शक्तिशाली देश अमेरिका का इसमें सीधे तौर पर एंट्री ले लेना, इजराइल को भी हम जान रहे हैं, इजराइल भी शक्तिशाली देश है, ऐसे में अमेरिका भी सहयोग में खड़ा है। ईरान के लिए कितनी चुनौतियां हो जाती हैं अब, अगर वो शांति की बात के लिए तैयार नहीं होता है तो कितनी चुनौतियां लगातार आगे बढ़ती जाएंगी ईरान में। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है, मिलिटरीली बहुत ही पावरफुल है, और उसने ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है जो उसका विल पावर भी है। मैं समझता हूं ये सबसे महत्वपूर्ण जो इससे निकली है बात, जो निकली है वो ये है, जो अपने हितों को अगर अमेरिका ने प्रोटेक्ट करना है, अगर उसका संरक्षण करना है, तो वो हमला करने के लिए तैयार है और राजी है। और मैं समझता हूं, देखिए, जो इस सभी वाक़े का सबसे महत्वपूर्ण संदेश चीन को जाएगा, क्योंकि चीन ये सोच रहा है, और मेरे विचार से सब विश्व ये सोच रहा है, जो राष्ट्रपति ट्रंप जो आए हैं ये तो शांति चाहते हैं, शांति प्रिय हैं। उन्होंने कहा है मैं कभी फॉरएवर वॉर्स में नहीं जाऊंगा, परंतु और इसीलिए चीन को ये और ज्यादा साहस दे रहा था, जो अगर मैं ताइवान के विरुद्ध अगर मैं हमला करता हूं तो अमेरिका इसमें बीच में नहीं पड़ेगा। परंतु ये संदेश मेरे विचार से बिल्कुल सीधा चला गया है चीन के लिए, जो अगर अमेरिका ये समझता है जो ताइवान का मामला हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जिसे कहा जाए एग्जिस्टेंशियल है, उनकी अपनी पोजीशन के लिए, उनकी अपनी पावर, उनकी अपनी इन्फ्लुएंस, उनकी अपनी अथॉरिटी के लिए, तो अमेरिका युद्ध में जा सकता है, निकल सकता है, उतर सकता है। ये मैं समझता हूं संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है चीन के लिए। परंतु इस क्षेत्र में अगर हम आते हैं तो ईरान को बहुत सोचना समझना पड़ेगा। ईरान के जो मित्र हैं इस क्षेत्र में, जैसे उसके संबंध अब सऊदी अरेबिया से अच्छे हो रहे हैं, उसके संबंध यूनाइटेड अरब एमिरेट से अच्छे हो रहे हैं, तो इन देशों का अब कर्तव्य बन जाता है जो वो समझाएं ईरान को, जो आप इसमें और आगे मत पड़िए, नहीं तो विनाश के सिवा और आगे कुछ नहीं है। क्योंकि अगर अमेरिका ने भी ये ठान ली है, जो हमने अगर ईरान हमारे ऊपर हमला करेगा, अमेरिका के ऊपर हमला करेगा, तो उसका जवाब पत्थर का ईंट से दिया जाएगा। तो वो भी बिल्कुल उसका जवाब। अशोक जी आप हमारे साथ बने रहिए। इस समय में बेंजामिन नेतन्याहू भी कुछ कह रहे हैं, वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। The forces of civilization thank you. God bless America, God bless Israel, and may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. तो इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू भी बहुत कुछ कह रहे हैं, और ये समझना होगा कि अब लगातार अमेरिका ने जिस तरह से एंट्री ली है, उसके बाद अब बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि अब ये जो संघर्ष है ईरान और इजराइल के बीच, ये किस तरफ रुख लेता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार हमारे सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे मेहमान सीनियर डिप्लोमेट फॉर्मर अशोक सज्जनहार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से अब आप देख रहे हैं, नेतन्याहू भी बहुत कुछ बड़ी बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। अमेरिका की तरफ से हमने ट्रंप को भी सुना, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कह रही है। अगर हम प्रमुख तौर पर देखें, मुख्य तौर पर देखें, तो वो कौन सी बड़ी बातें निकल करके अब सामने आ रही है? क्या लग रहा है कि संघर्ष पर विराम लगता हुआ नज़र आएगा, या फिर ये संघर्ष और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नज़र आने वाला है? जी देखिए, मैं समझता हूं जो ये जो संघर्ष है ये एक दो राहे पर आकर खड़ा हुआ है। अब ये बिल्कुल निर्भर करता है ईरान के ऊपर, जो वो कौन सा रुख अपनाता है। या तो वो ये रुख अपनाएगा जो ठीक है, हमने जो बातचीत छोड़ी है अमेरिका के साथ अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए, ये तो हम कहें जो हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, पर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है। ईरान ने कहा था जो जब तक ये हमले इजराइल के हमारे ऊपर चलते रहेंगे हम बातचीत नहीं करेंगे। परंतु फिर उनके जो विदेश मंत्री हैं अराक्ची, वो चले गए वहां पर जनीवा में। EU के 3 विदेश मंत्री हैं, उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने कहा जो
वो बात करने के लिए राजी हैं, परंतु जब तक हमले रहेंगे तब तक वो नहीं करेंगे जी। अब मेरे विचार से उनके पास विकल्प बहुत कम रह गया है, क्योंकि अगर नष्ट कर दिया है उन्होंने काफी हद तक फोर्डो का, क्योंकि इस्फहान और नतान्स ये दोनों तो इजराइल ने भी काफी उसमें क्षति पहुंचाई थी, उसमें भी उन्होंने बहुत उनको नष्ट किया था। परंतु जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट का जो इशू था वो था फोर्डो में, क्योंकि फोर्डो में जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जो एनरिचमेंट है, वो करीब जमीन से 90 मीटर है और उसके लिए उसके पास इजराइल के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, बम नहीं है। तो यही बहुत समय से इजराइल ये कोशिश कर रहा था जो अमेरिका को भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाए, और मैं समझता हूं ये तो आज इजराइल के लिए एक रेड लेटर डे होगा, क्योंकि उसने बहुत ही, जब 2015 में JCPOA को साइन हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, तो बहुत ही उसमें दुखी हुए थे और तब से उनका यही इरादा था जो कैसे ईरान ने जो ये अपनी प्रक्रिया की हुई है यूरेनियम एनरिचमेंट को, इसको कैसे खत्म किया जाए। मेरा अपना समझना ये है, जो ऐसी बात नहीं है जो ये समय आ गया था जो अब एक सप्ताह में या 10 दिन में ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन बना लेता या न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो सरहद है, जो थ्रेशोल्ड है, उसको पार कर देता। नहीं जी। इजराइल ने ये सोचा, ये देखा जो ईरान आजकल सबसे शिथिल और क्षीण स्थिति में है, सबसे वीकेस्ट पोजीशन में है, तो ये मौका अच्छा है ईरान के ऊपर हमला करने का। हमास खत्म हो चुका है, हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है, सीरिया से वो निकाल दिया गया है, हूथी भी काफी हद तक डिग्रेड हो गया है, तो ये अच्छा मौका है जो उसके विरुद्ध हमें वो किया जाए, हमला किया जाए। जी बिल्कुल अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह भी जुड़े हुए हैं। अमृतपाल, आपसे जानना चाहेंगे, गॉड ब्लेस अमेरिका, नेतन्याहू ने साफ तौर पर ये बात कही, इसको किस तरह से समझे? अमेरिका वाकई बेमिसाल रहा है, ये बात भी नेतन्याहू ने कही है, किस तरह से अब आप देख रहे हैं? दोनों तरफ से बयान सामने आ चुके हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कहा है, नेतन्याहू ने भी अपनी बात कह दी है। अब ईरान की स्थिति को कैसे भांपा जाए? तीनों तरफ से बयान सामने आ गए, ईरान का भी बयान सामने आ गया। अहम ईरान का बयान है, ईरान कह रहा है कि every US asset and every US soldier in the region is a legitimate target। मेरा ख्याल है कि जैसे डॉक्टर सजनार कह रहे थे कि बड़े डिसाइसिव मोड पे आके ये जंग खड़ी हो गई है। अब ईरान आगे क्या करेगा? ईरान ऑफ कोर्स कंबाइन माइट जो है अमेरिका की और इजराइल की, उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता, पर ईरान ने अभी ये कोई संकेत नहीं दिए हैं कि उनका जज्बा किसी तरीके से नीचे या कम है, या वो किसी तरीके से नीचे आने का कोई संकेत दे रहे हैं। ठीक है, और हकाइक भी उनके माइंड्स पे वे अपॉन कर रहे होंगे, पर मेरा ख्याल है कि ईरान कि किसी किस्म का रिस्पॉन्स जरूर देगा कुछ बिफोर इट कम्स टू द नेगोशिएटिंग टेबल। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी लिमिटेड एस्केलेशन होगी बिफोर इट ऑल गेट्स बैक टू द टेबल। नेतन्याहू साहब ये कह रहे हैं कि पीस कम्स फ्रॉम स्ट्रेंथ। अमेरिका तो शुक्रिया अदा कर ही रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही। उन्होंने तो साफ तौर पे एक बड़ी अग्रेसिव धमकी दी। उन्होंने कहा ये बूली हैं, ये दुनिया के लिए खतरा हैं, ये हमको अटैक करते रहे हैं, ये लोगों को रोड साइड बॉम्ब्स में हमारे सोल्जर्स की बाजुएं और टांगें उड़ाते रहे हैं। तो दे आर बुलीज एंड थ्रेट टू द वर्ल्ड। और अगर ये समझ जाएं अब तो अच्छी बात है, तो ये शांति को मौका दिया जा सकता, पीस नाउ इज द टाइम फॉर पीस। पर उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर ये नहीं रुकते तो हम इट विल बी अ मैटर ऑफ मिनट्स, इट विल बी इजियर देन व्हाट दे हैव ऑलरेडी डन। तो एक तरीके से अपनी पूरी पार के साथ वो आए थे, उनके पीछे जेडी वैंस, मार्क रूबियो, पीट हेग्सेट खड़े थे, और वो एक क्लियर मैसेजिंग कर रहे थे ईरान को कि देखें अब हम इसमें कूद गए हैं, पहले तो पीछे से थे, अब बिल्कुल सामने से युद्ध में आ गए हैं। अब आपने लड़ना है तो आप सोच लें,
इसके आप नताइज क्या होंगे उसको भी फैक्टर इन कर लें। अब ये अहम होगा कि ईरान इस पर क्या करता है। मेरा अपनी असेसमेंट ये है, और हो सकता है मैं गलत हूं, कि ईरान एटलीस्ट दिखने के लिए कुछ करेगा। कुछ टारगेट्स, अमेरिकी टारगेट तो खैर वो कितना अटैक कर पाएगा, या शायद उस रीजन में कर भी दे, कुछ मिसाइल्स उसकी उनकी तरफ छोड़े, पर शायद हो सकता है इजरायली टारगेट्स को अटैक करे, क्योंकि अब इजराइल और अमेरिका में कोई फर्क नहीं रह गया, दोनों खुल के जॉइंट तरीके से मैदान में आ गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब देखना अहम इस वक्त देखना यह होगा कि ईरान क्या करता है और उसके बाद जवाबी कार्रवाई क्या होती है, और क्या ये युद्ध एस्केलेट करता है इससे, या अब वो स्थिति आ गई है कि उनको कि वो डी एस्केलेशन की तरफ जाते हैं। जी, इजराइल की तरफ से जो बयान आया अमृतपाल, नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका वाकई बेमिसाल रहा है, इसने वो किया है जो दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं कर सका। अभी आप कह रहे थे कि जिस तरह से अब ईरान के हौसले भी कहीं ना कहीं पस्त होते हुए इसलिए भी नजर आएंगे क्योंकि अब अमेरिका भी इसमें साफ तौर पर एंट्री ले चुका है, और इजराइल का हौसला भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया है। नेतन्याहू की बात करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ईरान के हौसले पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ईरान का रिस्पॉन्स अब देखना होगा। हकाइक ये है, रियलिटी ये है कि ईरान इज नो मैच टू द कंबाइंड इजरायली और अमेरिकी माइट। ईरान भी ये बाखूब जानता है, पर ईरान के हौसले नहीं पस्त हो रहे हैं। ईरान, मेरा ख्याल है कि दिखने के लिए कुछ अटैक जरूर करेगा, अपनी तरफ से जितनी उनमें जान है वो जरूर लगाएंगे, और कुछ अटैक्स का काउंटर अटैक्स जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने इनके जो फोर्दो बेस है उसको अगर साइट को अटैक कर दिया है तो उनके लिए एक तरीके के लिए जी रेवोल्यूशनरी गार्ड के लिए क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है, साइकोलॉजिकल क्षति है। वो अपनी अवाम, हालांकि अवाम की तो बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते वो, पर दिखना चाहेंगे एज अ पार, और एक मात्र इस्लामिक वर्ल्ड में वही पार रह गई हैं जो चुनौती देती दिख रही हैं ये वेस्टर्न पार्ट को और इजराइल को। तो वो अपनी उस पोजीशन को डाइल्यूट मेरा नहीं ख्याल करना चाहेंगे। तो मैं नहीं कह रहा कि हौसले पस्त होंगे, पर यस, हकाइक उनके माइंड पे वे अपॉन जरूर कर रहे होंगे। जी बिल्कुल अमृतपाल, लेकिन यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि नेतन्याहू की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह रही है, उसको किस तरह से आंक पा रहे हैं आप? एग्रेसिव में दोनों, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, अरूज पे है उनका, बुलंदी पे है उनका जो हौसला है या जज्बा लड़ने का। नेतन्याहू के लिए तो इट्स अ फाइट टू द फिनिश। वो पहले मतलब ही इज राइडिंग अ टाइगर, वो जिस दिन गद्दी से उतर गए ना वो जेल जाएंगे, उनका अपने मुल्क में ये हाल है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है चलो जियोपॉलिटिक्स वगैरह है, बट इट्स रूटेड इन देयर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। वो अब गजा को ऑलमोस्ट डेसिमेट कर चुके हैं, हिजबुल्लाह को काफी हद तक डेसिमेट कर चुके हैं। अब लड़ने को कौन रह गया? ईरान। तो वो कह रहे हैं कि लगे हाथ चले ईरान से भी निपट लें, और उससे अपनी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में है इमेज बोल्स्टर कर लें, और कहें कि जी देखें ये हैं वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर और इन्होंने कमाल कर दिया है। और पर हमने देखा है कि तारीख वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर्स को वापस लाती है, नहीं लाती। आपको याद होगा विंस्टन चर्चिल जंग जीते थे, दूसरी जंग अजीम जीते थे, क्लेमेंट एटली जीत गए थे, पर लेबर पार में आ गई थी। खैर वो अलग बातें हैं, पर मेरा कहना ये है कि नेतन्याहू के लिए इट्स अ फाइट टू द फिनिश। नेतन्याहू तो इस वक्त अग्रेसिव पोस्चरिंग में रहेंगे ही, डोनाल्ड ट्रंप भी अग्रेशन में आ गए हैं। अब देखना ये होगा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, कि ईरान का रिस्पांस क्या है। अब गेंद उनके पाले में है। अगर वो इसको एस्केलेट करते हैं फिर ये स्थिति चिंताजनक होगी, पर वेस्ट एशिया के लिए और रीजन के लिए, हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी बाय एक्सटेंशन उस रीजन में बैठे हैं, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि एक बड़ी जंग चली रही है यूरोप में, दूसरी अगर वेस्ट एशिया में इतनी एस्केलेट कर जाती है तो दुनिया के लिए ये एक बड़ा मसला होगा, चिंता का विषय होगा। पर अब इसीलिए ईरान अब अगले कुछ चंद घंटों में, अगले 1-2 दिन में क्या करता है
वो देखना होगा। देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ लगातार बने ही रहिए। हमारे साथ अखिलेश सुमन भी जुड़े हुए हैं। हम अखिलेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि अमेरिका की तरफ से बयान आ गया, इजराइल की तरफ से बयान आ गया, अभी हमारे संवाददाता अमृतपाल बता रहे थे कि ईरान की तरफ से भी बयान आ चुका है। अब तीनों तरफ से दुनिया के सामने बयान भी आ चुके हैं। अब इस संघर्ष को आप किस तरह से आगे रुख लेते हुए देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हमने बॉडी लैंग्वेज भी देखी है, जहां अमेरिका की तरफ से बहुत कुछ कड़े शब्दों में साफ कर दिया गया है, इजराइल की तरफ से बहुत कुछ साफ कह दिया गया है। तो अब आगे इस संघर्ष को कहां मुड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ईरान की तरफ से जो बयान आया है वो ईरान की तरफ से वो बयान स्वाभाविक था, क्योंकि ईरान अपने आप को इस पोजीशन में कभी नहीं दिखलाना चाहता कि उसके हौसले पस्त हो गए हैं। निश्चित तौर पे ईरान की पुरानी सभ्यता है और ईरान का जो एक थियोक्रेटिक स्टेट है और उसके अलावा एक जो सिविलियन गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में भी एक दूसरे की प्रति प्रतिस्पर्धा रहती है। और ऐसे में ईरान की तरफ से ये बयान आना कि अमेरिका का जो अमेरिका की हर जगह जो है उसका एक लेजिटिमेट टारगेट है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक संकेत वो देना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक सांकेतिक कार्रवाई निश्चित तौर पर ईरान की तरफ से होगी और उस सांकेतिक कार्रवाई के तहत वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमने हार नहीं मानी है। लेकिन जिस तरीके का हमला अमेरिका ने किया है, और अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो बात हम सुन रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हम प्रिसीजन से स्ट्राइक अभी भी करने के लिए तैयार हैं अगर ईरान नहीं मानता है। तो लगातार वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि यह अमेरिका की पहली कार्रवाई है, आखिरी कार्रवाई नहीं है। और अगर ईरान आगे आने वाले दिनों में कोई भी कार्रवाई करता है, और निश्चित तौर पे वो ज्यादा समय नहीं लेंगे, ईरान जल्द ही कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। और आपने देखा होगा कि अमेरिका ने भी मध्य पूर्व से कई जगहों से अपने जो है राजनयिकों को वापस बुला लिया था, तो उन्हें इस बात की आशंका थी कि ईरान की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई होगी और कोई भी देश इस तरीके की कार्रवाई करेगा अगर उस पर हमला हुआ है। तो एक तरह से यह एक ऐसी स्थिति में जा रहा है जहां की अब संतुलन बनाने के लिए, जहां फेस से भी करने के लिए भी ईरान को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो अगला चरण होगा, हो सकता है अमेरिका की तरफ से आएगा, तो और जो बचे हुए उनके परमाणु ठिकाने हैं उस पर अमेरिका हमला करेगा। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ईरान के लिए एक और ज्यादा बुरी स्थिति होगी। तो अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि ईरान की एक सांकेतिक कार्रवाई जो कहीं भी होती है, उस सांकेतिक कार्रवाई के बाद ईरान क्या कदम उठाता है, क्योंकि अमेरिका इस बात के लिए तो तैयार है कि कोई न कोई ईरान की तरफ से होगा, लेकिन क्या होगा, कितना होगा, किस बड़े पैमाने पर होगा, बिल्कुल ये समय के साथ पता चलेगा अखिलेश कि अब ईरान की तरफ से किस तरह की कार्रवाई और की जाती है और किस तरह से जवाबी कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए, इस बड़ी खबर पर लगातार बने रहने के लिए। अमृतपाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस बड़ी खबर पर हमारे दर्शकों के साथ हमारे साथ विचार साझा करने के लिए। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।